बिल्कुल जैसे वो है ना, कभी खुशी कभी गम, एकदम गुड न्यूज़ और एकदम बैड न्यूज़। ये हुआ है मेरे साथ अभी तक के पूरे ट्रैवल में। ओके, बाहर तो बारिश चल रही है नाज़रीन। तो ठंडा है यहाँ पर। ओके, तो हम इस वक्त चाइना में यूनान प्रोविंस में आ गए हैं। वेलकम टू बांग्लादेश, माय कंट्री नंबर 34। ओके नाज़रीन, ओह वाओ, क्या ट्रैफिक है भाई। भाई दोनों तरफ से फुल स्पीड में गाड़ियाँ और बसें। और राइट जी, सो अहमद के साथ जा रहे हैं हम मीरपुर 1 में। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग नाज़रीन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। हांगकांग से मेरा है आज आखिरी दिन, और लेकिन सफ़र बहुत लंबा है। निकल रहा हूँ मैं इस वक्त हांगकांग के अपने चिम शाचुई की लोकेशन से, जहाँ पे मैं स्टे कर रहा था। बहुत ही ज़बरदस्त लोकेशन। और यहाँ से अभी हमने पकड़नी है अपनी बस एयरपोर्ट की। तो सुबह सुबह मैंने चेकआउट कर दिया है, और यहाँ पे है स्टेशन, बस स्टेशन। चेक करते हैं कहाँ है। A21 बस पे हमने जाना है। तो आई थिंक दिस इज़ द बस एरिया। और चलते हैं एयरपोर्ट। वापसी नहीं जा रहे हम जा रहे हैं इस वक्त चाइना। चाइना में हमारा ट्रांजिट है ऑलमोस्ट 15 से 16 घंटे का, और उसके बाद फिर हम जाएंगे बांग्लादेश। तो आज के सफ़र के अंदर हमारा सफ़र होगा फ्रॉम हांगकांग टू चाइना, चाइना का शहर कुनमिंग, और कुनमिंग से 15 घंटे का वहाँ पे स्टे, और उसके बाद हम जाएंगे ढाका, बांग्लादेश। तो आइए साथ साथ करते हैं सफ़र बीइंग अ ट्रैवलर के साथ। ऑलराइट जी, सो आगे है A21। दिस इज़ हांगकांग एयरपोर्ट बस, सिटी फ्लाइट भी इसको कहते हैं, और सब लोग ये सवारियाँ हैं हमारी एयरपोर्ट की। ऑलराइट जी, गुड बाय हांगकांग, बड़ा मज़ा आया। ओके जी नाज़रीन, ऑलमोस्ट 1 आवर के बाद हम लोग पहुंच गए हैं सिटी फ्लायर बस से टू टर्मिनल नंबर 1 ऑफ हांगकांग। यहाँ से चलते हैं हम गेट नंबर 3 से अंदर, और आप चेक करते हैं आगे क्या सीन है। सो बेसिकली वाओ, व्हाट अ ब्यूटीफुल एयरपोर्ट। सो आते वक्त जब आप पहुंचते हैं ना, वो इतना ब्यूटीफुल एरिया नहीं होता। अभी हमने ऊपर से अपनी फ़्लाइट पिक करनी है, अपना सामान वगैरह जमा करवाना है, क्योंकि मेरा 15 से 16 घंटे का स्टे है चाइना कुनमिंग के अंदर। तो मुझे अपना कुछ फूड मैनेजमेंट और स्पेशली जो एयरपोर्ट पे टाइम गुजारना है, लाउंज भी वहाँ पे कोई नहीं है। ओके, तो ये सारी एयरलाइंस है जो जिनके यहाँ पे नाम लिखे हैं और लिखा हुआ है कि कौन सी आइल पे आती है। तो हमारी है जनाब चाइना, ये देखिए चाइना एयरलाइन अलहदा है, चाइना ईस्टर्न एयरलाइन अलहदा है, और साउदर्न एयरलाइन अलहदा है। हमारी ईस्टर्न है MU-T1 टर्मिनल और J आइल के ऊपर आएगी, और ये है G, H, I और J। ओके नाजरीन, सो बोर्डिंग पास हमें मिल गया है, और एक न्यूज़ आपके साथ शेयर करता हूँ। तो सीन अभी ये हुआ है कि जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैंने शाम 5 बजे वहाँ पे पहुँचना था, और अगले दिन दोपहर 1 बजे मेरी फ़्लाइट थी, और मुझे एयरपोर्ट में पूरा टाइम गुजारना था। तो चाइना ईस्टर्न एयरलाइन ने कहा कि हमने अपने बिहाफ पे आपका वीज़ा अप्लाई कर दिया है, और आपको ट्रांसिट वीज़ा 24 आवर का चाइना के अंदर मिल जाएगा, एंड यू कैन गो आउटसाइड। ठीक है जी, तो दिस वॉज अनप्लान। और अगर तो बाहर चला जाता हूँ, और हम कुनमिंग का शहर भी थोड़ा सा विज़िट कर लेंगे, और बाय रात भी गुजार लेंगे, तो ये तो बड़ा फिक्स नहीं। जल्दी से अब डिपार्चर करते हैं, इमिग्रेशन काउंटर से गुजरते हैं, और फिर जाके बैठते हैं ट्रांजिट लाउंज में। ओके, सो लेडीज़ एंड जेंटलमैन, हमारी इमिग्रेशन हो गई है। एग्ज़िट स्टैम्प का सीन ये है कि भाई हांगकांग ने एंट्री और एग्ज़िट की जो स्टैम्प है वो ख़त्म कर दिया है। सिर्फ आपको एक छोटी सी स्लिप दी जाती है। ओके, सिर्फ आपको एक छोटा सा स्टिकर नुमा एक छोटी सी स्लिप दी जाती है, वो आपको खुद ही अपने पासपोर्ट पे पेस्ट करनी होती है,
आप अपने रिकॉर्ड के लिए उसको पेस्ट कर भी सकते हो और नहीं भी। सो बेटर ये है कि आप कर लो। लेकिन एंट्री एग्ज़िट सिस्टम ख़त्म हो चुका है और टोटली इधर ई पासपोर्ट्स चल रहे हैं और हमारे अभी तक जो है वो ई पासपोर्ट स्टार्ट ही नहीं हुए। सो अभी हमारे पास सब टाइम है ऑलमोस्ट 4 आवर्स का और हम 4 आवर्स अपने स्पेंड करते हैं किसी अच्छे से ट्रांजिट लाउंज में। सो दिस इज़ ऑल फूड एरिया। सब यहाँ पे इस वक्त कॉफ़ी और कुछ खाना शाना खा रहे हैं। तो इन लोगों ने भी एयरपोर्ट के ऊपर एक स्काई गार्डन यहाँ पे बनाया हुआ है, ओपन 24 आवर और लाइट शो भी होता है कोई शाम 7 बजे। और कैसा है जी? सो दिस इज़ जस्ट एन ओपन एरिया, थोड़ी सी गार्डनिंग है और अदरवाइज़ ये सिर्फ स्मोकर्स हेवन है। सो एक्चुअल में ये ओपन एरिया है एयरपोर्ट से बाहर आके स्मोकिंग करने वालों के लिए। नॉट दैट इम्प्रेसिव बट इनसाइड द एयरपोर्ट इज़ ऑल इम्प्रेसिव। आई थिंक दिस वन ड्रैगन पास। ड्रैगन पास आई हैव। ओके जी, एक गुड न्यूज़ मिलती है और एक साथ ही बैड न्यूज़ मिल जाती है। तो बैड सीन ये हुआ कि स्टैंडर्ड चार्टर्ड ने ट्रांजैक्शन को डिक्लाइन कर दिया और कंफर्मेशन नहीं आ रही फ्रॉम पाकिस्तानी। मेन मुझे अगले 15 घंटे की टेंशन थी, वो होपफुली हमारा अच्छा गुजर जाएगा। ओके जी, ऑल्दो आई वाज नॉट रेडी फॉर दिस चाइना शॉर्ट ट्रिप, लेकिन ऑब्वियसली आपको पता है कि चाइना जाने के लिए आपको करेंसी किस्म वगैरह थोड़ी सी डिफ़िकल्टी पेश आती है और मुझे अब जल्दी से एक नाइट होटल में बुक करवानी है, हॉस्टल में ऑब्वियसली बुक करवानी है। तो मैंने चाइना की कोई भी बुकिंग करने के लिए आपको trip.com ही यूज़ करना है और मुझे बड़ा ही ज़बरदस्त सिर्फ $4 के अंदर हॉस्टल मिल रहा है और हलाल मुस्लिम फूड स्ट्रीट है पास ही। तो यार ये तो बड़ा फिट सीन हो जाएगा। और इनकी इधर बहुत ज़बरदस्त वॉकिंग स्ट्रीट है। ये हमारा कोई हॉस्टल है, बड़े अच्छे मुझे इधर बंक बेड्स नज़र आ रहे हैं, तो जल्दी से ये हम बुक करवा लेते हैं। ओके जी, सो टाइम हमने थोड़ा सा स्पेंड कर लिया है, कुछ अपनी रील्स एडिट कर ली और कुछ हमने यूट्यूब की वीडियो भी एडिट कर ली है। तो यहाँ से निकलते हैं और पहुँचते हैं अपने अब गेट की तरफ। वही स्टैंडर्ड चार्टर्ड ने तो आज हमारे साथ अच्छी नहीं की, क्योंकि हमारा कार्ड जो है वो बग़ैर बताए मेरा कार्ड ब्लॉक कर दिया और मेरा कार्ड जो है वो ऐप में भी अपीयर नहीं हो रहा और मेरे ऑनलाइन अकाउंट में भी अपीयर नहीं हो रहा। सडनली मेरा कार्ड गायब ही हो गया है। सो एक ये इंटरनेशनल कार्ड, वो शुक्र है कि मेरे पास 4-5 और भी कार्ड्स हैं, लेकिन जो लाउंजेस के लिए मैं यूज़ करता हूँ वो यही वाला करता था, बाकी सब नहीं है मेरे पास लाउंजेस वाले। तो मैं आ गया हूँ एक दफ़ा से फिर बड़े हॉल में। हमारे गेट नंबर 10 पे है हमारी फ़्लाइट। सो हमने जाना है इस तरफ। बहुत ही खूबसूरत और बहुत बड़ा एयरपोर्ट है यार। दिस इज़ गेट नंबर 10, हांगकांग टू कुनमिंग, बोर्डिंग सून। कॉफ़ी हमने साथ पी ली थी, अब मुझे ज़्यादा साथ साथ फिर अरेबिका कॉफ़ी मुझे अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है। एक कप पी ले यार, बहुत महंगी कॉफ़ी देते हैं यार ये यहाँ पर। ओके जी भाईजान, सो स्टैंडर्ड चार्ट की गलती नहीं है, आपको बता दूँ। हुआ यह है कि जनाब वंस अगेन दिस इज़ द थर्ड टाइम कि मैं एक इंटरनेशनल ट्रिप पे ऊपर आया हूँ और मेरे स्टैंडर्ड चार्टर्ड से एक दफ़ा से फिर किसी ने फ्रॉड पेमेंट किया और इस दफ़ा बहुत बड़ी पेमेंट कर दी है उसने। एक कोई 8 लाख की है, एक उसने कोई 5 लाख की पेमेंट की और एक उसने कोई 2.5 लाख की पेमेंट कर दिया, और जिसकी वजह से स्टैंडर्ड चार्टर्ड ने मेरा कार्ड जो है वो ब्लॉक कर दिया कि ये कुछ ना कुछ इधर हो रहा है सीन। ईमेल तो मैंने कर दी है स्टैंडर्ड चार्टर्ड को कि यार आप जल्दी से मेरा कार्ड ब्लॉक कर दें और उसके बाद हम फ़िलहाल अब चाइना ईस्टर्न एयरलाइन के अंदर बैठते हैं और चाइना का सफ़र जारी रखते हैं। यार ये हर दफ़ा ना कुछ मुझे टेंशन मिलनी ज़रूर होती है कार्ड की तरफ से। सीट नंबर 48J। ओके, नि हाओ। नि हाओ। एयरलाइन तो बहुत अच्छी लग रही है, सीट्स भी बहुत ज़बरदस्त हैं और ओवरऑल एम्बियंस से भी आपको पता चल जाता है। ओवरऑल फर्स्ट लुक जो होती है ना वो सीट्स की कुशन्स और उनकी जो स्पेसिंग है उससे आइडिया हो जाता है आपको। नि हाओ।
बाय 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 बाय। ओके, बाहर तो बारिश चल रही है नाज़रीन। तो ठंडा है यहाँ पर नाज़रीन। ओके, तो हम इस वक्त चाइना में यूनान प्रोविंस में आ गए हैं। ये प्रोविंस मैंने नहीं किया था लास्ट टाइम। नाज़रीन, बारिश भी है और ठंड भी है, तो मैं इस ठंड की तैयारी तो बिल्कुल भी नहीं करके आया हुआ। तो डबल अब हमें शर्टें पहननी पड़ेंगी और अपने रेन कोट पहनने पड़ेंगे। Alright, welcome to Kunming International Arrival. वेलकम बैक नाजरीन, आफ्टर ऑलमोस्ट 18 आवर्स। मैं आपको दरमियान में गायब हो गया था। ये अब अगला दिन है जहाँ से मैं अपने व्लॉग को स्टार्ट कर रहा हूँ। सीन अब आपको बताता हूँ हुआ क्या। बिल्कुल जैसे वो है ना, कभी खुशी कभी गम, और एकदम सरप्राइजेज़ और एकदम शॉक्स, एकदम गुड न्यूज़ और एकदम बैड न्यूज़। ये हुआ है मेरे साथ अभी तक के पूरे ट्रैवल में। हांगकॉन्ग में पहले मेरा कार्ड बंद हुआ, मुझे लाउंज नहीं मिला, मेरे कार्ड से इतनी बड़ी बड़ी ट्रांजैक्शंस हो गई। और उसके बाद जनाब मुझे अच्छी न्यूज़ ये दी चाइना ईस्टर्न एयरलाइन ने कि हमने आपको वीज़ा अप्लाई कर दिया और आप जो है वो बाहर जा सकते हैं। मैंने होटल की बुकिंग करा ली। जब मैं यहाँ पे पहुँचा, इमिग्रेशन के पास गया तो इमिग्रेशन वालों ने कहा जनाब कि आई एम रियली सॉरी, आपको नहीं मिल सकता। ये पता नहीं क्यों एयरलाइन ने आपको कह दिया। तो एक्चुअली इशू ये था कि मेरी जो कनेक्टिंग फ़्लाइट थी, मेरा जो चेक लगेज था वो ऑटोमेटिक ट्रांसफ़र होना चाहिए था मेरी एक फ़्लाइट से दूसरी फ़्लाइट पे, जो कि उस टाइम उनके सिस्टम पे नहीं आ रहा था। उसकी वजह से मेरा बैग अब जमा हो गया, और बैग कलेक्ट करने के लिए आपको इमिग्रेशन के थ्रू गुजरना पड़ता है, आपके वीज़ा होना चाहिए आपके पास। एनीवेज़, बहुत बैड सीन हुआ। तो खैर उन्होंने फिर ये कहा कि यार आप को हम उस तरह तो नहीं दे सकते, लेकिन हम आपको दूसरी तरफ से क्रॉस करवा के हम आपको बग़ैर इमिग्रेशन और बग़ैर स्टैंप लगाए हम आपको ले जाते हैं एग्ज़िट लाउंज की तरफ, जो कि डिपार्चर लाउंज होता है। तो इन्होंने क्या किया, मुझे रात को यहाँ पे ले आए। ये बना हुआ है फ़र्स्ट क्लास बिज़नेस क्लास लाउंज 1। तो यहाँ पे फिर इन्होंने मुझे स्टे करवाया। इधर रूम बना हुआ है, यहाँ पे हमने रात को स्टे किया। लेकिन मैं वीडियो कुछ भी नहीं बना सका, और आपके साथ क्यों नहीं शेयर कर सका, उसकी मेन वजह ये थी कि 2 बांग्लादेश के ऐसे लोग थे जो कि इलीगल यहाँ पर आए हुए थे, और ऑफिसर उनको भी यहाँ पे लेके बैठे हुए थे। उनको डिपोर्ट करना था। तो क्योंकि ऑफिसर पास बैठे हुए थे, मैंने फिर कोई भी वीडियो नहीं बनाई। तो अब फिर सुबह हुई है, मैं आराम से सोया लाउंज के अंदर। एटलीस्ट ये फ़ायदा हो गया कि वैसे मुझे इन सीटों के ऊपर रात गुजारनी पड़नी थी जो यहाँ पे सारी बनी हुई हैं। तो यहाँ की बजाय मुझे उन्होंने स्पेशल जो फ़र्स्ट क्लास इनका लाउंज था वहाँ पे मैंने रात गुजारी। तो एटलीस्ट चलो ये हो गया अच्छा कि हमारी रात अच्छी गुजर गई है। तो अब अर्ली मॉर्निंग हम आ गए हैं, हल्की सी हम कॉफ़ी शॉफ़ी पीते हैं और बस हमने अब पकड़ना है अपना जहाज़। ओके, सो यहाँ ट्राई करते हैं 1 किंग्स कॉफ़ी, यूनान स्मॉल ग्रेन कॉफ़ी एक्सपीरियंस स्टोर। 1 कैपुचिनो। 不用，你都这样了还拉啥？不好意思。What happened? लेकिन लाटे आर्ट तो अच्छा नहीं बना इनसे। It's a ugly. Yes, it's ugly latte art. कॉफ़ी तो बहुत अच्छी है। कम्प्लीमेंट्री है, छोटा सा कप्स ला कर दिए हैं। और ये स्पेशल कौन से बीन्स हैं, जब कॉफ़ी के बीन को अलहदा से हम निकाले थे, जो उसका बाहर छिलका होता है एक्चुअल में, तो ये उस छिलके को भी यूटिलाइज़ कर रहे हैं। इनकी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्ट्स हैं, और ये सारी ड्रिप। ओके, दिस इज़ कॉफ़ी। ओके, सो दे हैव एस्प्रेसो लिक्विड कंसनट्रेट एज वेल। वी हैव समथिंग मोर, Yeah. स्पेशली ड्रिप कॉफ़ी। ओह आई लव। You know. ओके, बातों बातों में हमें इनकी कॉफ़ी इतनी ज़्यादा पसंद आ गई कि मैंने जब रेट देखे तो पाकिस्तान से ऑलमोस्ट भी मुझे ये 500 जो ग्राम का पैक है, दिस इज़ प्रीमियम ब्लेंडेड कॉफ़ी जो मैं अभी पी है। और ये यूनान जो प्रोविंस है, इधर ही यहाँ पे हार्वेस्टिंग इसकी की जाती है, यहीं पे उगाई जाती है, और बहुत ही मज़ेदार टेस्ट। इन्होंने सारी डिटेल यहाँ पे लिखी हुई है। तो मैंने फिर ये पूरा एक 500 ग्राम का पैक बाई कर लिया है। तो एक्चुअल में
ये देखें, ये 73 युआन का था। ये भी इन्होंने मुझे एक पैक जो है नटी चॉकलेटी फ्लेवर वाला, और भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे फ्लेवर्स हैं। तो एक ये मुझे इन्होंने कम्प्लीमेंट्री दे दिया है साथ, एंड साथ ये भी एक कम्प्लीमेंट्री दे दिया है ड्रिप पावर बैग। दिस इज़ फ्रेशली रोस्टेड एस्प्रेसो लिक्विड, और ये भी हम ट्राई करेंगे आगे। ऑलराइट जी, सो एयरपोर्ट से मैं कभी लेता नहीं होता कभी भी, लेकिन आज चाइना से हमने एयरपोर्ट से ले लिया है चीज़, क्योंकि फिर भी इतनी सस्ती पड़ी थी मुझे कॉफ़ी। जब जाके लेनी है पाकिस्तान में तो यहाँ से ले क्यों ना लें। तो देखें, ये एक अच्छे सेल्समैन की निशानी होती है, सेल्स वूमेन। इन्होंने मुझे काफ़ी चीज़ें पहले कम्प्लीमेंट्री दी और बाद में मेरे से शॉपिंग भी करवा लिया। चलें जी, कॉफ़ी पीते पीते टाइम गुजर गया, और अब पकड़ते हैं अपनी फ़्लाइट। चलें जी, गुड बाय फ्रॉम चाइना। और हांगकांग हुआ लेकिन हमारा कंट्री नहीं हुआ कोई, और चाइना भी हमारे और कोई एंट्री स्टैम्प ही नहीं लगी, लेकिन एक दिन गुजार लिया हमने। सो एयरपोर्ट बहुत फिट एयरपोर्ट है यार इनका, कुनमिंग का भी। तो रात को जब मैं पहुंचा था, ये चेक करें, आपको माउंटेन नज़र आ रहे हैं। तो रात को जब मैं पहुंचा था बहुत ठंड थी यहाँ पर, तो एयरपोर्ट पे रात गुजारी तो इतनी ज़्यादा ठंड नहीं लगी हमें, क्योंकि हम लाउंज के अंदर स्टे कर रहे थे। ले जी, बांग्लादेश की हदूद स्टार्ट हो गई हैं, बल्कि अब तो हम आलमोस्ट ढाका के पास लैंड करने वाले हैं। और पूरा आप चेक करो, इस वक्त जो ढाका रीजन है बादलों से फुल घिरा हुआ है, इसका मतलब है फुल बारिशों वाला सीन चल रहा है। ओ मेरा बैग, ओए ओए ओए, ओ तेरी आराम से भाई, आराम से। लो जी, आज पहली दफ़ा देख लिए कैसे हमारे बैग्स उठा उठा के फेंकते हैं। Alright, Nazarene, welcome to Bangladesh, my country number 34. Let's go. Okay, so this is international arrival, Hazrat Shah Jalal International Airport. Okay, so this is the first flight. We are entering in Bangladesh. Welcome to Bangladesh. और अब क्या करना है, हम जाएंगे, स्कैनर से गुजरना है और करवानी है इमिग्रेशन। वीज़ा ऑन अराइवल इमिग्रेशन, अच्छा नहीं, हमारे पास वीज़ा है ऑलरेडी। ओके, सो दिस इज़ फॉरेन पासपोर्ट, यहाँ पे लाइन लगा लें। ओके जी, सो इमिग्रेशन डन, वेरी इजी। वीज़ा के बारे में आपको बताना है, बांग्लादेश का वीज़ा कैसे मिला मुझे और क्या तरीका है अप्लाई करने का। पहले मैं बैगेज के पास, बेल्ट के पास चला जाऊँ, फिर आपको वहाँ पे पहुँच के बताता हूँ। अच्छी चीज़ यह है कि आपको वाईफाई भी अवेलेबल है, और आपको कॉल भी अगर करनी है, यहाँ पे तो एक टेलीफोन बूथ भी बनाया हुआ है, अगर आपने सिम नहीं ख़रीदी तो टूरिस्ट का वेलकम जो है वो इन्होंने यहाँ पे अच्छा किया हुआ है। थोड़ा सा एयरपोर्ट पुराना है, रेनोवेशन की इस पर
काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। चलें जी, जब तक मेरा बैग नहीं आता आपको मैं अपने वीज़े के बारे में शेयर कर देता हूँ। तो वीज़े के लिए अभी बांग्लादेश का पहले बहुत टफ़ हुआ करता था। आज से 2-3 साल पहले मैंने बहुत ट्राई की थी, मुझे नहीं मिला था। अब थोड़े से हालात थोड़े से बेहतर हुए हैं, पॉलिटिकली तो हमें अलाउ हुआ है विज़िट करना पाकिस्तानियों को बांग्लादेश में। तो आपको किसी लोकल से इनविटेशन चाहिए होता है या किसी लोकल ट्रैवल कंपनी के थ्रू आपको इनविटेशन एक चाहिए होता है, सिंपल वो आप लेते हैं और फिर बांग्लादेश एम्बेसी इस्लामाबाद में जाके अप्लाई कर देते हैं। फ़ीस सिर्फ 500 या 600 है और बड़े ही सिंपल डॉक्यूमेंट जो आपके पासपोर्ट वगैरह, बैंक स्टेटमेंट, इस तरह की चीज़ें आपको लगानी पड़ती हैं। इनविटेशन के लिए स्पेशली मुझे सपोर्ट किया निगार ने, जो कि बांग्लादेशी हैं और उनकी ट्रैवल कंपनी भी है। तो उन्होंने ही अपने बिहाफ के ऊपर मेरा वीज़ा अप्लाई किया और थैंक यू सो मच निगार, आपने मुझे हेल्प आउट भी किया। मैंने अपना पासपोर्ट बस निगार को डायरेक्टली सेंड कर दिया था, मतलब सिर्फ 3 से 4 दिन के अंदर निगार ने मेरा वीज़ा लगवा कर स्टिकर पेस्ट करके मुझे सेंड कर दिया था। वीज़ा ऑलमोस्ट 3 मंथ का मिलता है आपको और इसके ऊपर लिखा होता है कि जितने दिन आप रहना चाहें आप रह सकते हैं विद इन दीज डेट्स। तो मैं अब विज़िट करने आया हूँ, तो बस यार बेल्ट चल ही पड़ी है अल्लाह अल्लाह करके। आज मैंने पहली जगह देखा है कि कैसे बैग उठा उठा के फेंकते हैं ये लोग, और मेरे बैग का सारा कवर भी इन्होंने उतार दिया है, सारा जो रेन कवर इस पर मैंने चढ़ाया हुआ था। ओके जी, सो हमने बैग ले लिया है और अब करेंसी एक्सचेंज करवा लेते हैं जी। सो करेंसी हमने ले ली है 40 पाउंड, 152 टका का रेट है, 6080 होने वाली है जनाब बांग्लादेश करेंसी। ये है जी 1000 का नोट है। चलो जी, और ये है जनाब छोटा सा 10 रुपीज़ का नोट और दिस इज़ न्यू 50 रुपीज़। चलते हैं जी बाहर। ओके जी, सो नाउ वी हैव सिम की ऑप्शंस सब। ओके जी, सो काफ़ी कंपनी से देखने के बाद और जो कुछ लोकल फ्रेंड्स के साथ मैंने डिस्कस किया है, उन्होंने यही रिकमेंड किया है कि आप 1250 वाला पैकेज ले लेते हैं हम। 350 की सिम है, 100 GB इंटरनेट है 30 डेज़ का और कुछ लोकल डेज़ भी हैं। तो ये बेसिकली टेलीनॉर का ही यहाँ पे नाम है, ग्रामीफोन। चलो जी, सिम भी हो गई है और करेंसी भी हो गई है और अब हम चल रहे हैं बाहर, देखते हैं बाहर कैसा टेम्परेचर। अंदर तो एसी लगा हुआ अभी। मज़े की बात यह है कि बांग्लादेश आते हैं तो हमें इंडिया प्लस पाकिस्तान की ही फीलिंग आती है। ऑल राइट, ओके नाज़रीन, सो दिस इज़ द फर्स्ट इम्प्रेशन आउटसाइड ढाका। बांग्लादेश पहुंच गए हैं, रश लगा हुआ है सामने, उसी तरह आवाम खड़ी है और यहाँ से हम लोग निकलते हैं थोड़ा बाहर और यहाँ पे भी इन ड्राइव चलती है, बाइक राइडर्स वगैरह चलते हैं। तो बिल्कुल देसी माहौल, हमारा जैसा देसी सिस्टम। वैगन्स भी ऐसी हैं, टैक्सियाँ चल रही हैं। तो ऐसा करते हैं कि नहीं, टैक्सी नहीं लेनी, हम लेंगे बाइक राइड, क्योंकि हम बिल्कुल पास ही रहते हैं। अनवर भाई सिर्फ 10 मिनट की बेसिकली घर है। ओ सॉरी, मैंने तो आपको बताया ही नहीं कि एक्चुअल में जाना कहाँ है। जाना ऐसे है कि जैसे मैंने आपको शायद पहले भी बताया हुआ है, काउच सर्फिंग की ऐप है जो हम यूज़ करते हैं ट्रैवलर्स, और डिफरेंट मुल्कों में डिफरेंट लोग जो ट्रैवलर्स को अपने घरों में ठहराते हैं। जैसे मैंने पहले भी डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर मैं उसको यूज़ करता रहा हूँ। तो यार आज ना ये मेरा माइक चल नहीं रहा, आपको शोर बहुत ज़्यादा आ रहा होगा। एनीवेज, तो अनवर भाई हैं जो कि मुझे होस्ट करेंगे और अनवर भाई के घर मैं जाऊंगा यहाँ से। ऑलमोस्ट 10 मिनट्स की यहाँ से बाइक राइड है, तो बाहर चलते हैं। अभी ये है जनाब फर्स्ट इम्प्रेशन ऑफ बांग्लादेश। वैगन्स वगैरह खड़ी हैं, ये इसका पार्किंग एरिया है, सब लोग यहाँ करें और एक बहुत बड़ा और ख़ूबसूरत बांग्लादेश का फ्लैग लहरा रहा है यहाँ पर। ओके जी, हमारे इंड्राइव वाले भैया पता नहीं यहाँ पे कहीं पे खड़े हैं और कॉल कर कर के बुला रहे हैं
हॉर्न का सिस्टम भी इधर बहुत ज़्यादा है भाई, इधर तो नहीं नज़र आ रहा। ओके नाज़रीन, ओह वाह क्या ट्रैफिक है भाई, ओए भाई दोनों तरफ से फुल स्पीड में गाड़ियाँ और बसें। ये तो शुरू में ही मुझे ट्रेलर मिल गया कि इधर आपने ट्रैफिक का कोई बहुत ज़्यादा ही ख्याल रखना है। और राइट लेट्स गो। बसें कोई बहुत ज़माने पुराने की यहाँ पे आपको चलती नज़र आ रही हैं। चेक करें जी। ओ भैया जगह दे दो, कहाँ गया हमारा राइडर? ओह रास्ते बंद कर दिया। कहता है सीढ़ी के पास खड़ा हूँ नीचे। कहाँ खड़ा है? इन ड्राइव भैया। दिस वन इन ड्राइव बिलाल, इन ड्राइव। क्या हुआ? लाहौर का? लाहौर से? लाहौर मतलब लाहौर में कहाँ? लाहौर देखा हुआ है? नहीं, मैं वहाँ पे मेरे दोस्त रहते हैं। अच्छा, इकबाल टाउन के पास, इलामा इकबाल टाउन। अरे यार इलामा इकबाल। हाँ इलामा इकबाल टाउन। मेरा फेवरेट है। अच्छा इलामा इकबाल। हाँ इलामा इकबाल टाउन। इलामा इकबाल जो है ना वो मेरे फेवरेट है। हाँ पॉइंट में। और राइट जी, सो अहमद के साथ जा रहे हैं हम मीरपुर 1 में। सो दिस इज कॉल्ड न्यू ढाका एरिया और ओल्ड ढाका। इसको न्यू ढाका कहते हैं। ओल्ड ढाका बहुत बढ़ गया है, आबादी ज़्यादा है वहाँ। ओके जी, सो हमारे जैसे ट्रक होते हैं इधर, यहाँ पे इसको क्या कहते हैं? रिक्शा कहते हैं, मोटरसाइकिल रिक्शा। खास नाम नहीं है अभी। अच्छा, ऐसे बंगला में बोलते हैं बिशु। क्या चीज़? बिशु। बिशु? मिशुक, MISUK। मिशुक, इसका क्या वैसे मतलब होता है? क्या ऐसी बात है? मिशुक। ओके जी, इसको कहते हैं मिशुक। ओके जी, अहमद भाई के साथ अपने राइड ली, बहुत मज़ा आया बातें करने का। बड़ी शुद्ध उर्दू बोलते हैं। जी शुक्रिया। और मुझे भी अच्छा लगा आपसे बात करके। बहुत मज़ा आया। और उर्दू क्यों इनको सबसे ज़्यादा पसंद है और कैसे सीखी इन्होंने? इलामा इकबाल पोइट्री की वजह से। पोइट्री की वजह से, ताकि पोइट्री सीख सके। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है, मैं आपका YouTube में क्या लिख के सर्च करूँ तो आपका आईडी मिल जाएगा मुझे? बीइंग अ ट्रैवलर। बीइंग अ ट्रैवलर। हाँ, बिलाल आजम भी लिखेंगे तो बिलाल आजम लिखूंगा तो फ्री आ जाएगा। ठीक है, मैं फॉलो करूंगा बिलाल भाई। चले, खैरियत है ना? ठीक है, ओके जी, अल्लाह हाफिज़। अनवार भाई हियर, अनवार भाई यहाँ रहते हैं। ओके, सो अभी कौन सा फ्लोर है अनवार भाई? ओके, अस्सलामु अलैकुम। क्या हाल चाल है अनवार भाई, कैसे? बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं, ये ले। आप शॉप पे नहीं गए? शॉप पे गया था। अच्छा, ओके। ओके, ऑलराइट जी, सो फाइनली पहुंच गया मैं बांग्लादेश। बड़ा ही लंबा, बड़ा ख्वारी वाला सफ़र करके यहाँ तक मैं पहुंच गया। और यहाँ पे अपने ब्लॉग को करते हैं ख़त्म।
थोड़ी सी रेस्ट करूँगा, फ्रेश होऊंगा, शॉवर लेंगे और उसके बाद शाम को थोड़ी सी जब धूप कम हो जाती है तो फिर निकलूँगा मैं बांग्लादेश की कुछ खाने खाने या कोई इसकी स्ट्रीट्स को एक्सप्लोर करने या ओवरऑल इसकी फर्स्ट बाइट लेने, तो वो शेयर करूँगा इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट एपिसोड में। कीप वॉचिंग बीइंग अ ट्रैवलर। कोई नाम नहीं ले रही, हम स्क्रीन कट करेंगे क्योंकि ये अपनी पहचान खुद ही है जनाब, और लाखों करोड़ों इनके चाहने वाले, इनके फैंस हर जगह पर मौजूद हैं। हमारे साथ बिलाल आजम मौजूद है स्टूडियोज़ में और उनकी ट्रैवलिंग की दिलचस्प स्टोरीज हम उन्हीं से सुनेंगे। अस्सलाम वालेकुम बिलाल, कैसे हैं आप? थैंक यू सो मच। गुड मॉर्निंग बिलाल, और इट्स रियली गुड टू हैव यू हियर क्योंकि आई हैव बीन अ ह्यूज फैन ऑफ योर्स माई सेल्फ। बीइंग अ ट्रैवलर आपने, अच्छा वैसे ये चुना कैसे आपने नाम बीइंग अ ट्रैवलर, क्योंकि मैं भी बीइंग अ ट्रैवलर आपसे यही सवाल कर रहा हूँ। So basically, first of all, thank you so much for inviting. So being a traveler, actual में निकला ही यहाँ से कि वो जो पैशन मेरे काफ़ी सालों से मेरे अंदर था दुनिया घूमने का, और मैंने बहुत ज़्यादा नाम सोचे भी इससे पहले भी रखने के, लेकिन मैंने कहा मुझे नाम कुछ ऐसा रखना चाहिए जिसकी कोई बाउंड्री ना हो और वो मुसलसल चलता रहे। तो वहाँ से फिर मैंने काफ़ी ज़्यादा 10-15 नाम सोचे, अपने फ्रेंड्स के साथ, कोलीग्स के साथ शेयर किया करता था। तो 1 महीने बाद जाके मैंने फिर ये अपना ब्लॉग का भी प्रॉपर एक नाम डिसाइड किया था। तो मेरे कोलीग्स जो होते थे जब मैं जॉब करता था वहाँ पर उन्होंने मुझे हेल्प आउट किया और फिर वोटिंग करवाया करता था, और फिर एंड में आके ये एक नाम हो गया कि कोलीग्स को आपने फिर छोड़ दिया। और आपने, अच्छा ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है, लेकिन इससे पहले 34 कंट्रीज एक आम इंसान के लिए नामुमकिन सा लगता है कि इनका सफ़र करना और इतनी डिफरेंट जगहों पर जाना, और उससे भी एक और चीज़ कि खुद तो आप एक्सपीरियंस कर ही रहे हैं, आप लाखों लोगों के लिए और भी उसको कैप्चर भी कर रहे हैं, विच इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। तो कैसा रहा पूरा तजर्बा अब तक का? सो बेसिकली अगर आप इसको एज अ जॉब लेते हैं तब ये आपके लिए बहुत मुश्किल है। अच्छा। लेकिन अगर आप इसको, आपका पैशन है, क्योंकि इसमें आपने ट्रैवलिंग भी करनी है और वीडियो फिल्मिंग भी करनी है, तो दोनों चीज़ों का ही आपको पैशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपका एक चीज़ है तो आप दूसरी नहीं कर सकते। हाँ। तो बाय वर्च्यू ऑफ माई चाइल्डहुड मुझे शुरू से ही ट्रैवलिंग का भी शौक था फ्रॉम माई फादर, और वीडियो भी कैमरा मेरे फादर ने ही बड़ी जल्दी एज में ही मुझे, आई थिंक आई वाज 6 ईयर ओल्ड, मुझे वीडियो कैमरा तभी मिल गया हुआ था। उसकी वजह से बाय वर्च्यू ऑफ माई हॉबी ये चीज़ मेरे अंदर दोनों चीज़ें आ चुकी थी कि मैं ट्रैवल भी कर रहा था और वीडियो फिल्मिंग भी करता रहता था फॉर और ऑन फैमिली। आपके दोस्त भी हैं और आपका पेशा भी शेयर करते हैं, इंजीनियर्स। ये क्या हो रहा है इंजीनियर्स को? सारे के सारे जो है सड़कों पर निकल आए हैं, दुनिया घूम रहे हैं, कि एक मुल्क से दूसरे मुल्क जा रहे हैं। तो ये इंजीनियर्स में कोई खास ट्रेंड्स जो है इस वक्त चल रहे हैं? सो बेसिकली इंजीनियर्स का हमारी जो एजुकेशन होती है उसके अंदर ही ये सिखाया जाता है कि इंजीनियर्स कैन डू एनीथिंग एंड इंजीनियर्स कैन डू वंडर्स। तो होता ही है कि जब हम कोई एक प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं तो हमारी नज़र भी किसी दूसरी प्रॉब्लम की तरफ चली जाती है या फिर किसी दूसरे पैशन की तरफ भी चली जाती है। तो वहाँ से फिर इंजीनियर्स को होता है कि यार ये काम कर लिया, ये अब ऑप्टिमाइज हो गया, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। तो उस चीज़ के अंदर फिर वो जो परफेक्शन का भी एक आपको होता है कि यार इस चीज़ की तरफ जाना है, इसको मजीद एक्सेल करना है। चले वो भी मोमेंट बताएं व्हेन यू डिसाइडेड कि आप सब कुछ छोड़ के इसी तरफ जाना है। दैट वाज वेरी वेरी क्रूशियल मोमेंट बेसिकली। सो मैंने एक्चुअल में डिसाइड, जॉब मैंने स्टार्ट की थी 2009 में, और 2011 में मुझे पता चल गया था कि मैं कॉर्पोरेट लाइफ का बंदा नहीं हूँ। वहाँ से फिर 2012 में मेरी इंटरनेशनल ट्रैवलिंग स्टार्ट हुई और मुझे ज़रा मज़ा आना शुरू हुआ। फिर मैंने कहा यार लाइफ ये वाली जीनी है जो फॉरेनर्स आगे लंबी लंबी ट्रैवलिंग करते हैं। सोचा यही था कि जल्दी मैं शायद 1-2 साल में ये कर लूँगा पैकअप, लेकिन उसकी प्लानिंग जो मुझे करनी पड़ी, जो अपना बैकअप बनाना पड़ा और जो अर्निंग रिसोर्सेज मुझे थोड़े से अलहदा से रेवेन्यू स्ट्रीम जनरेट करनी पड़ी, उसमें मुझे काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा। अच्छा। और जब मैंने देखा नाउ इट इज़ सेफ फॉर मी कि यार एक ऐसी रेवेन्यू स्ट्रीम्स अब मुझे आना शुरू हो गई हैं कि जब मैं ये एक लेने जा रहा हूँ एक चैलेंजिंग डिसीजन, तो मेरे पास फाइनेंशियल इश्यूज ऐसे ना खड़े हो जाए कि मैं अपने शौक की वजह से जो है अपने घर वालों को मुश्किल में डाल दूं। ये चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है बतानी। और क्योंकि मैं जो एक आम आदमी का सवाल होता है ये व्लॉग्स देख के, सबको लगता है ट्रैवल व्लॉगर्स के लिए बड़ी इजी मनी है ट्रैवलिंग। तो आप मौजें कर रहे हैं और आपको पैसे भी इतने सारे मिल रहे हैं, तो हर कोई अब यही चाहता है कि वो ट्रैवल व्लॉगिंग करे या वो ट्रैवल व्लॉगर बन जाए। तो क्या उनके लिए पैगाम है कि बैकएंड पे क्या क्या चल रहा होता है, क्या कुछ मैनेज करना पड़ता है? जिस तरह आपने कहा कि आप एकदम से ऐसे नहीं आ गए, आपने पहले सारी चीजें मैनेज की, आपने फाइनेंसेस मैनेज किए और फिर आप इस तरफ आए। बिल्कुल ऐसा ही है। और ये सबसे ज़्यादा मेरे जितने भी फॉलोअर्स मुझे अप्रोच करते हैं उनका पहला क्वेश्चन ये होता है कि हम स्टार्ट करना चाहते हैं ये प्रोफेशन। तो मैं उनको ये बताता हूँ यार और तो कोई प्रोफेशन होता होगा, ट्रैवल व्लॉगिंग ये ऐसा प्रोफेशन नहीं है कि आप डिसाइड करें और कल स्टार्ट कर दें। दोनों चीज़ों का, एक तो पहले आपको वीडियो फिल्मिंग का भी और ट्रैवलिंग का भी
पर्सनली बहुत ज़्यादा शौक होना चाहिए, क्योंकि ट्रैवलिंग इज नॉट एन ईजी थिंग। बहुत ज़्यादा ख्वारी भी होती है इसके अंदर और बहुत ज़्यादा हैफेजर्ड सिचुएशन भी आती है। प्लस व्हेन यू हैव अ पाकिस्तानी पासपोर्ट स्पेशली बहुत सरप्राइजेस के लिए तो हमेशा रेडी रहना चाहिए। तो उसके लिए आपका वो जो बैक एंड वाला पार्ट है कि आपकी वो जो फाइनेंसेस है वो इतनी ज़्यादा सेट होने चाहिए कि आपने व्लॉगिंग की, आप दूसरी कंट्री में गए, आपका कोई 5 से 10 लाख लग गया और वापस आके आपको कोई व्यूज़ नहीं आए, तो वो फिर आपका एक ही दफ़ा ट्रैवल होगा, अगली दफ़ा आप कहीं नहीं जा सकोगे। तो उसके लिए ये है कि आपको वो जो पेशेंस आएगा ना कि व्यूज़ नहीं भी आए, तो वो वही चीज़ आपको सस्टेनेबल रख सकती है कि यार ठीक है व्यूज़ नहीं आए लेकिन मुझे तो ट्रैवलिंग पसंद थी ना, मेरा वो शौक तो पूरा हो गया ना वीडियो का। तो वो चीज़ जब आपके अंदर खुद से होती है तभी आप लॉन्ग टर्म ट्रैवलर बन सकते हैं। आपने वीडियो फिल्मिंग का भी कहा कि ये भी आपको आनी चाहिए खुद से। हमने बड़ी बार देखा है कि आप बाइक जो है वो राइड कर रहे हैं और आपकी जो ऊपर से फुटेज जिनको आप ड्रोन फुटेज कहते हैं वो भी बन रही होती है। आपके साथ कोई जाता है ट्रैवल, आपके साथ कोई पार्टनर, या फिर आप खुद ही मैनेज कर रहे होते हैं? ये भी क्वेश्चन मुझे बहुत ज्यादा किया जाता है कि आप झूठ बोलते हो, आप सोलो नहीं जाते। हाँ, क्योंकि लगता नहीं है ऐसे कि आप खुद ही मैनेज करते हैं। तो उसमें ये है कि क्योंकि जब भी मैं ट्रैवल पे निकलता हूँ ऑलमोस्ट मेरे बैग में 7 कैमराज होते हैं डिफरेंट मोड्स में यूज़ करने के लिए। 360 कैमरा, एक्शन कैमरा, ड्रोन कैमरा, DSLR और बाकी जितने भी हैं मोबाइल वगैरह। तो ड्रोन को मैं फिर जब यूज़ करता हूँ, मुझे अब इतनी प्रैक्टिस हो चुकी है कि मैं ड्रोन का जो हैंडल है वो ऑल्दो इट्स नॉट सेफ, मैं रिकमेंड नहीं करता, लेकिन क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस हो चुकी है तो मैं उसको अपने हैंडल पे मैंने पूरा बनाया हुआ है सैंडल बाइक पे, और मैं सिर्फ अपनी 2 फिंगर से उसको ऑपरेट कर लेता हूँ और वो फॉलो मोड पे उसको लगा के कहाँ पे कहाँ लेकर जाना है। इंजीनियर भी है ना साथ जी, साथ, तो वो वाली टेक्निकलिटीज को भी हम फायदा उठा लेते हैं। तो बाकी है कि कुछ उसके अंदर ऑटो पायलट की ऑप्शन होती है। आई टोटली ट्रस्ट यू कि आप सोलो ट्रैवल कर रहे होते हैं लेकिन इसके साथ बताएं कि कुछ लोग अपनी फैमिली के साथ ट्रैवल कर रहे होते हैं, डज दैट मेक इट डिफिकल्ट? क्योंकि आपने अपनी वीडियोस बनानी होती है और ऑल्सो व्हेन यू क्रॉसिंग बॉर्डर्स, तो उसमें इतना इक्विपमेंट लेके जाना साथ, वो कैसे कर पाते हैं आप? तो स्पेशली अगर फैमिली के साथ आपने कंटेंट क्रिएट करना है दैट इज़ वेरी डिफिकल्ट, बिकॉज आपने या फैमिली को मैनेज करना है या आपने कंटेंट को मैनेज करना है। तो अगर फैमिली व्लॉगिंग वाला पार्ट है वो आप कर सकते हैं, लेकिन फैमिली को साथ लेकर ट्रैवल व्लॉगिंग करना इज़ वेरी डिफिकल्ट, बिकॉज आपने उसमें वो चीज़ें बतानी है, उन जगहों पे जाना है जहाँ पे शायद आप अपनी फैमिली को उन मुश्किलात में नहीं डालना चाहते, जहाँ पे आप अकेले जा सकते हो। तो मैं तो रिकमेंड नहीं करता इस तरह की ट्रैवलिंग के अंदर अपनी फैमिली को लेके जाना, वो क्योंकि प्योर ट्रैवल व्लॉगिंग के अंदर। और हाँ, अगर आप सेपरेट फैमिली ट्रैवलिंग कर रहे हैं, उसको आप सिर्फ अपनी एक मेमोरी के तौर पे फिल्माना चाह रहे हैं, दैट इज़ ओके, बट टू मेक अ फुल फ्लैश ट्रैवल कंटेंट जिसमें आप लोगों के लिए गाइड भी प्रोड्यूस करें, जिसमें आप लोगों को इन्फ्लुएंस भी करें, उनको इंस्पायर भी करें कि वो लोग ट्रैवल कर सकें आपकी वीडियोस को देखे, वो आपको पूरा पर प्लान करना पड़ता है और चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है कि अच्छा, इसी में ही ख्याल से मुझे एक चीज़ रिलेट करने को मिली कि बहुत सारे लोग ये भी कमेंट कर रहे होते हैं कि कोई अगर बैड एक्सपीरियंस होता है अगर किसी ट्रैवल ब्लॉगर के साथ, तो वो कहते हैं ये इनके साथ ही क्यों होता है, ये स्क्रिप्टेड होता है, ये प्लान्ड होता है। डेफिनेटली अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं तो इस तरह की कुछ चैलेंजेस जो हैं वो आते तो हैं। आपके साथ कुछ इस तरह के वाकयात हुए हैं ड्यूरिंग ट्रैवल? बिल्कुल हुए हैं और कई दफ़ा तो बहुत ज़्यादा बुरे भी हुए हैं। तो एक्चुअल में स्क्रिप्टेड बाकियों को तो नहीं पता, लेकिन जो मेरी ट्रैवल कम्युनिटी है हमें अपना बहुत ज़्यादा पता है, जितने हम ट्रैवल ब्लॉगर्स आपस में कनेक्टेड हैं, तो हमें पता है कि किस तरह हमारी मुश्किलात आती है और हम फ़ौरन एक दूसरे को ही, जो ज़्यादा ट्रैवल करते हैं, हम फ़ौरन एक दूसरे से रब्ता भी करते हैं, एक दूसरे की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए भी। वर्स्ट अभी तक कौन सा एक्सपीरियंस? सबसे वर्स्ट मेरे साथ अल्बानिया में हुआ था, जब मैं एक हॉस्टल में रह रहा था और रात को एक साइकोपैथ ने अटैक कर दिया था हमारे हॉस्टल के अंदर, शीशे दरवाजे तोड़ते, खून और खून हर जगह के ऊपर। तो वो अपने जैसे जान बचा के मैं तो इवन अगले शहर में भी गया, अगले मुल्क ही में भाग गया था बस। व्लॉग भी बनाया, बिल्कुल मैंने वो फिल्माया था पूरा। तो जो आपकी बात थी कि ये स्क्रिप्टेड होता है इस तरह के इवेंट, तो इसमें बेसिकली हमारी कोशिश ये होती है कि जो हमारे साथ रियल टाइम हो रहा है, हम जो ब्राइटर साइड ऑफ ट्रैवल की है वो भी दिखाएं और जो डार्कर साइड है वो भी ज़रूर दिखाएं लोगों को, ताकि लोगों को सिर्फ ये ना लगे कि ट्रैवल करना इज़ फन, ट्रैवल के अंदर अयाशी होती है, ये तो लोग घूमते हैं, एंजॉय करते हैं, उसके पैसे भी कमा लेते हैं। लेकिन इसकी एक ब्राइटर साइड के साथ एक डार्कर साइड भी है जो आपको खुदा ना खास्ता किसी भी ये शेयर इसलिए करते हैं ताकि रियल टाइम ही पता चले। अच्छा, अभी बताइएगा कि आप इंडिया और दीगर ममालिक अभी आप टूर करके आए हैं, बांग्लादेश का टूर करके आए, तो इंडिया बांग्लादेश के जो दोनों टूर थे उसमें आपको क्या क्या एक्सपीरियंसेस हुए, और क्योंकि बहुत ही शॉर्ट ट्रिप था उसके मुतालिक बताइए। सो इंडिया वाला ट्रिप तो ऑब्वियसली वंस इन अ लाइफ टाइम वाला ट्रिप होता है, आपको वीज़ाज़ क्यों नहीं मिलते, तो इट वाज फुल ऑफ एडवेंचर्स। सबसे पहले वीज़ा लेना ही बहुत मुश्किल है क्योंकि टूरिस्ट वीज़ा इंडिया का मिलता नहीं है। तो एज अ ट्रैवलर हमारी ऑब्वियसली केमिस्ट्री दोनों मुल्कों की वो इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन एज अ ट्रैवलर आपके लिए बहुत क्यूरोसिटीज़ होती हैं ऐसी जगहों को एक्सप्लोर करना जहाँ
जहाँ पे आपके रास्ते बंद हों वहाँ पे जाने को ज़्यादा दिल भी करता है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से फिर हमारे पास एक ऑप्शन थी कि हम उसको जो रिलीजियस वीज़ा उसमें आप गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के साथ बेसिकली जाते हैं। तो 3 साल की कोशिशों के बाद मुझे वो वीज़ा मिला, 5 डेज़ मैंने वहाँ स्पेंड किए, और जो हमें यहाँ पे लगता है वो वैसे लोग वहाँ पे नहीं आपको बेसिकली जो हमें यहाँ पे थोड़ी सी जो केमिस्ट्री थोड़ी सी आती है हेट वाली वो आपको नहीं मिलती एक्चुअली। वहाँ पे लोग बड़े अच्छी तरह आपको ट्रीट करते हैं। तो मैंने स्ट्रीट फूड बड़ा फेमस है, ये भी स्ट्रीट फूड भी बहुत अच्छा लगा, और स्पेशली जो उनका बहुत पुराने खाने जो हमारे इधर बहुत मशहूर हैं वो एक्चुअल में ओब्वियसली उनकी बेसिस वहाँ पे है। तो वहाँ की बिरयानी एक्सपीरियंस करना, वहाँ की दिल्ली की पतली गलियों में जाकर उनकी निहारी खाना, उनके एक एक चीज़ वो बहुत बहुत मैंने एंजॉय किया, क्योंकि वो एक सिटी का वीज़ा था। तो 4 से 5 दिन हमने वो दिल्ली को जितना मैं मैक्सिमम एक्सप्लोर कर सकता था, वहाँ की हिस्ट्री और फूड वगैरह, इवन लोग भी, तो बहुत ज़्यादा अच्छा लोगों ने वेलकम किया, और खाने वगैरह भी मैंने और बांग्लादेश का बांग्लादेश का मैं स्पेशली कहूँगा क्योंकि ऑब्वियसली उधर भी हमारी हिस्ट्री कुछ ऐसी रही है, तो मुझे एक्सपेक्टेशन वहाँ से ज़्यादा थी कि शायद वो वाली वाइब्स आपको ना मिले, बट मैं बिल्कुल सरप्राइज हुआ कि जब एक एक बंदे से मिलने के बाद जब मैं किसी को बताता था कि मैं पाकिस्तान से हूँ, बिकॉज हिंदी बोलने वाले वहाँ पे ज़्यादातर इंडियंस आते हैं क्योंकि बॉर्डर इंडिया का लगता है, तो इनिशियली मुझे वो इंडियन ही समझते थे। लेकिन जैसे मैं बताता था कि मैं पाकिस्तान से हूँ, तो वो उनके फेस के ऊपर जो एक सेपरेट स्माइल आती थी, वो होती थी कि 2 बिछड़े हुए भाई मिले एक्चुअल में। तो वो मुझे फिर एक पर्सन से नहीं, हर एज ऑफ पीपल से मैं मिला, और हर एक से वो जो आपको वाइब मिली, बहुत ही मुझे ज़्यादा अच्छा लगा। जाने से पहले लोग मुझे ये कहते हैं यार बांग्लादेश में देखने को क्या है, बस सादा सा मुल्क है, टूरिज्म भी नहीं है और वो फैंसी भी नहीं है। तो मुझे ज़्यादा था ही कि मैंने लोगों से मिलना है एक्चुअल में। तो एक्चुअल में यही वो बात है कि जो ट्रैवलर है उसके लिए कई जगहों पे डेवलपमेंट जरूरी होती है, कई लोगों पे लोगों का एक्सपीरियंस जरूरी होता है। तो जो सिर्फ फैंसी ट्रैवलिंग करना चाहते हैं वो सिर्फ उन मुल्कों को टारगेट करते हैं। जो लॉन्ग टर्म ट्रैवलर होता है वो हर तरह के मुल्क को, हर तरह की तरह बहुत सारे लोग इन ममालिक का दौरा करना चाहते हैं, लेकिन जो लोग नहीं कर पाते वो आपकी वीडियो से कर रहे होते हैं। तो अच्छा, अब जो लोग वहां जाना चाह रहे हैं, कुछ लोग व्लॉगिंग भी करना चाह रहे हैं, क्या टूल किट बताएंगे आपको कि शुरू कहाँ से करें? शुरू तो मैं कहूँगा कि सबसे पहले तो आपने अपने कॉन्फिडेंस जो क्रिएट करना होता है ना, वो अपने मोबाइल से स्टार्ट करें। खुद से कोई इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सबसे ज़्यादा लोग, मुझे याद है कि मैं एक दफ़ा बादशाह मस्जिद की इधर जो हमारी लाहौर की फूड स्ट्रीट है वहाँ पे कुछ मैं व्लॉगिंग कर रहा था, और एक लड़का दूसरे शहर से आया हुआ था और उसके हाथ में कोई 10-12 डिफरेंट इक्विपमेंट थे बहुत महंगे, और वो महंगे इक्विपमेंट लेते हुए मुझे कुछ फ़ैन फॉलोअर्स मिल गए उस साइट के ऊपर। तो उसने कहा यार ये कोई यूट्यूबर है। वो मेरे पास आया कि सर मैंने ये सब कुछ ले लिया, मुझे बताएं कि मैंने इसको स्टार्ट कैसे करना है। तो वो पहले ही कोई 20-25 लाख लगा चुका था और उसको पता ही नहीं था क्या करना है। तो आपने सबसे पहले ये करना है कि सिर्फ आपके पास अगर कैमरा है, मोबाइल है, उससे खुद से वीडियो बनाना स्टार्ट करें और लगाना शुरू करें, और फीडबैक लेना शुरू करें अपने फ्रेंड्स और फैमिली से, और फिर इन्वेस्ट करें जब आपको कुछ उधर से अर्निंग स्टार्ट हो जाए, फिर ज़्यादा बाद में इन्वेस्ट करें, पहले बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया। बिलाल आजम हमारे साथ मौजूद थे और एक्सपीरियंसेस उनके थे, उन्होंने हमारे साथ शेयर किया, और जो नए लोग जो ट्रैवल ब्लॉगिंग की तरफ आना चाहते हैं उनके साथ भी उन्होंने एक्सपीरियंस शेयर किया, और उनके लिए भी टिप्स उन्होंने दिए हैं कि किस तरीके से वो इस फील्ड में आ सकते हैं, कितना आसान कितना मुश्किल है, सब कुछ शेयर किया, हमने आपकी मुलाकात कराई है।